चार्वाक एक बात कहता था कि उसके 4 प्रिंसिपल्स थे: मांस, मदिरा, मैथ्यून और मुद्रा। यानी ये 4 चीज़ों में से एक चीज़ भी अगर आपके मस्तिष्क पे हावी हो जाए तो 3 चीज़ें हावी हो ही जाती हैं। आपको आपके पतन से कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर आप मदिरा पी रहे हो तो आप मांस खाना शुरू करोगे। अगर आप मांस बहुत खा रहे हो, मदिरा भी बहुत पी रहे हो, तो आप मुद्रा के पीछे, मुद्रा यानी पैसा, पैसे के पीछे भागोगे। किसी भी हालत में चाहिए, उसके लिए कर्ज लेना हो, लोन लेना हो। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। स्वामी जी, आज हमारे समाज में बाल अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है जी। आज क्या वजह है कि पहले बाल अपराधी समाज में नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज बाल अपराधियों के लिए न्यायालय भी है जिसको जुवेनाइल कोर्ट कहा जाता है, और उसमें हजारों की संख्या में बाल अपराधियों पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बाल अपराध की संख्या बढ़ते जा रही है। इसके बारे में स्वामी जी कुछ बताया जाए। भगवान जुवेनाइल कोर्ट जो छोटे बालक यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मुकदमों को जहां देखा जाता है, जिसकी बात आप कर रहे हो, कि उस तरह के जुवेनाइल कोर्ट्स में पहले तादाद बहुत कम हुआ करती थी, और अब वैसे मुकदमे, वैसे केस, वैसे आपराधिक बच्चों की तादाद बढ़ते चली जा रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले वो कोर्ट खाली थे, आज वो कोर्ट भरे भरे से हैं, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अपराध की संख्या बढ़ी है तो सिर्फ बच्चों को प्रभावित अपराध ने नहीं किया है, बड़े भी ज़्यादा तादाद में अपराधी होते चले जा रहे हैं। कोई भी समाज अगर बनता है तो हमेशा जो बात कही जाती है, करप्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, यानी हमेशा अपराध की शुरुआत ऊपर से होती है। बड़े अगर किसी भी समाज के बिगड़े हुए हैं तो धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते छोटे बच्चे और दूसरे समाज के सदस्य भी बिगड़ जाएंगे। तो आप देखिए कि बड़ों की तादाद क्या हो रही है। आज एक आम कोर्ट कचहरी में जो आपराधिक मामलों की तादाद है वो पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ गई है। बड़े लोगों की भी संख्या वैसे ही है और धीरे धीरे उनके प्रभाव में बच्चे भी आते चले जा रहे हैं। तो बड़ों की तादाद आपराधिक मामलों में भी बढ़ते चली जा रही है, और बड़े जब बिगड़ेंगे तो छोटे तो स्वतः बिगड़ ही जाएंगे, क्योंकि जैसे बंदर नकल करते हैं उसी तरीके से बच्चे भी नकल करते हैं। बच्चे भी नकलची बंदरों की तरह होते हैं। जब देख रहे हैं कि स्वच्छंद जिंदगी बड़े जी रहे हैं, अपनी मर्जी से जैसे चाहते हैं वैसे जीते हैं, अब सही गलत में कोई भेद नहीं है। बड़े कहते हैं ठीक है, सारी दुनिया जब गड़बड़ है तो हम भी गड़बड़ी कर लेंगे, तो उसमें क्या बुराई है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जब बड़े बिगड़े हुए हैं तो छोटों में आप नैतिकता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो शुरू से ये सारी चीज़ें घटनाक्रम घट रही है। अब दूसरी रही बात, छोटे बच्चे जिनके बारे में आप कह रहे हो कि छोटे बच्चे पहले इतने अनैतिक नहीं थे। अब छोटे छोटे मामलों में, जैसे आपराधिक मामलों में, हत्या के मामलों में, बलात्कार के मामलों में, चोरी के मामलों में बच्चों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। बहुत ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे, मैंने देखा है बहुत ऐसे बच्चे भी जो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। वो मजबूरी में अपराध नहीं कर रहे हैं, वो मजबूरी में चोरी नहीं कर रहे हैं, वो शौकिया चोरी कर रहे हैं, वो शौकिया बलात्कार के घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं, वो अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। अभी दिल्ली में एक मामला आया ही था, है ना, इस तरह के कि कॉलेज में अच्छे घरों के पढ़ने वाले बच्चे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो समाज है, आज का वर्तमान समाज है, बड़ों की दृष्टि में एक बात चल रही है कि पैसा कमा लो, जीवन में तरक्की कर लो, किसी भी स्तर पर तरक्की कर लो, उसकी चाहे जो भी कीमत देनी पड़े वो दे दो, कोई बात नहीं। उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कोई मतलब नहीं है। पहले मुझे याद है कि मेरे भी पिताजी अगर अपने मित्रों से
कभी कोई ऐसी बात करते थे जो आपस में दो मित्र बात करते हैं और उनको लगता था कि ये बातें थोड़ी हल्की फुल्की है, गलती से अगर कभी मैं चला जाता था, चाहे मेरे दूसरे भाई बहन चले जाते थे, तो मैंने अक्सर देखा है पिताजी शांत हो जाते थे या उनके मित्र शांत हो जाते थे। मैंने अपने पिताजी को कभी भी, जबकि मेरे पिताजी, मुझे पता है कि कभी कभी मेरे पिताजी पान खाया करते थे, कभी कभी, और बाकी कोई लत नहीं थी उनको, वो भी पान की भी कोई लत नहीं थी, लेकिन कभी कभी। मगर मैंने कभी भी पिताजी को नहीं देखा कि घर में पान खाकर चले आए हों, ऐसा कभी भी नहीं। अगर खाएंगे भी तो बाहर खा लेंगे, मुंह हाथ धो लेंगे, फिर आएंगे घर में। लेकिन आज की स्थिति क्या हो रही है? घरों में माता पिता ही शराब पी रहे हैं, घरों में ही नशा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे शराब नहीं पिएंगे? और अगर बच्चे शराब नहीं पिएंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि आप मना भी कैसे कर सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि बेटा शराब नहीं पीना चाहिए? शराब पीने से मति मारी जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, बुरे विचार आने लगते हैं, आप रोक नहीं सकते हो। चारवाक एक बात कहता था कि उसके 4 प्रिंसिपल्स थे, मांस, मदिरा, मैथुन और मुद्रा। यानी ये 4 चीज़ों में से एक चीज़ भी अगर आपके मस्तिष्क पे हावी हो जाए तो 3 चीज़ें हावी हो ही जाती हैं। आपको आपके पतन से कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर आप मदिरा पी रहे हो तो आप मांस खाना शुरू करोगे। अगर आप मांस बहुत खा रहे हो, मदिरा भी बहुत पी रहे हो, तो आप मुद्रा के पीछे, मुद्रा यानी पैसे के पीछे भागोगे। किसी भी हालत में, चाहिए उसके लिए कर्ज लेना हो, लोन लेना हो, किसी के जेब काटने हो, किसी को मारना हो, किसी के साथ अनैतिक व्यवहार करना हो, सब कुछ आप करोगे। और जब 3 चीज़ें उसके ऊपर हावी हो जाएंगी तो मैथ्यून दिमाग में हमेशा चलते रहेगा, वही नेगेटिव थॉट्स हमेशा उसके दिमाग में चलते रहेंगे। यानी कि बारी बारी से चारों के चारों उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो हमारे पूर्वजों को आप देख लीजिए, हमारे पूर्वज पहले ज़्यादा नैतिक थे, नैतिकता की बातें ज़्यादा होती थी। अब तो हमारे भारत की आज़ादी के बाद नैतिकता के जो भी सिलेबस थे, नैतिक शिक्षा के जो भी सिलेबस थे, वो सबको हटा दिया गया है किताबों से। अब किताबों में पढ़ाया क्या जा रहा है? किताबों में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, किताबों में इतिहास पढ़ाया जा रहा है, सिविक्स पढ़ाया जा रहा है, दूसरे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन नैतिकता कहाँ है? मॉरलिटी कहाँ है? वो विलुप्त है। क्योंकि अब हमारे ही जो कोर्स को बनाने वाले जो लोग हैं वो सभी बड़े लोग हैं, छोटे कोई भी नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। किन लोगों ने नैतिकता के पाठ को हटाया है अपने विषय पाठ्यक्रम से? जो लोग हटाए हैं सब अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने हटा दिया तो अनैतिक समाज बना दिया। अगर नैतिकता का खुराक आप किसी के मस्तिष्क में नहीं डाल रहे हैं तो अनैतिक खुराक स्वतः चला आएगा। अगर आप बाथरूम की सफाई नहीं कर रहे हैं तो काई स्वतः लग जाएगी। काई को जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काई लगती है और उस काई पे जो पैर रखता है वो फिसल के गिरता है। नैतिकता वो फर्श की सफाई है जिसमें काई नहीं जमती है और जल्दी कोई इंसान फिसल नहीं पाता है। तो हमारे पूर्वजों की हालत ऐसी थी कि वो घर में नैतिक बातें किया करते थे। मैंने दादा दादियों को देखा है कि दादियाँ अपने बच्चों को लोरी सुनाने के दौरान महाभारत की, रामायण की, पौराणिक ग्रंथों की कथाएं सुनाया करती थी। बच्चे महान ग्रंथों के, महान भारत के भगवान, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की कथाएं सुनकर सोया करते थे। तो जब वो सोते थे उस समय बेहतर चरित्र की बातें सुनते थे और उसके बाद से सोते थे। अवचेतन मन में खुराक एक दादी माँ घर की दे दिया करती थी। अब तो जॉइंट फैमिली भी नहीं है। अब जॉइंट फैमिली किसी को पसंद नहीं है, दादी माँ पसंद नहीं है, दादाजी पसंद नहीं है। अब तो न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन माता पिता की स्थिति ऐसी है कि पिताजी भी अपने जॉब में व्यस्त हैं, माताजी भी अपने जॉब में व्यस्त हैं और जो बच्चा है उसको कोई दूसरी बाहर की स्त्री जो मेड है, केयर टेकर है, वो ध्यान रख रही है, पालन पोषण वो कर रही है। एक बच्चा, आपको भी पता है कि एक बच्चा जो 5 साल की उम्र का होता है, जितने भी अच्छी और बुरी बातें हैं 5 साल की उम्र में ही उसके दिमाग में जाकर बैठ जाती हैं। अगर एक मेड, एक केयर टेकर जो माँ नहीं है, वो अगर उस बच्चे के साथ ज़्यादा समय तक रहेगी तो उसी के संस्कार उसके दिमाग में आएंगे। तो हम लोग बच्चे पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों पे काम नहीं कर रहे हैं, हमारे दिमाग में तो बस एक बात है कि पैसा अगर आ जाएगा तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, बच्चे भी पल जाएंगे, बच्चों का भविष्य भी ब्राइट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो आखिर इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या स्वामी जी इसमें शिक्षा की कमी भी कोई कारण हो सकता है या फिर किसी दूसरे पक्ष में कमी है? भगवान, शिक्षा की कमी भी एक कारण हो सकती है लेकिन मुख्य कारण नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में
आपराधिक मामलों में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में घट रही हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं। अच्छे खासे अच्छे परिवार से जुड़ी हुई महिलाएं आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो रही हैं। इस समय अगर किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 18 से कम है, अगर उसे अनैतिक बनाना है तो बहुत तरह के साइट्स जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं जिसको देखकर बच्चों में पतन हो रहा है। बच्चों के अंदर काम वासना जग रही है और उनके अंदर विकार भड़काया जा रहा है। देखिए भगवान, इसमें क्या है कि जो वेबसाइट्स या जो गंदी साइट्स हैं, अब सवाल ये है कि उसको बनाने वाले कौन हैं। कोई आम इंसान, कोई मजदूर तो वेबसाइट नहीं बनाएगा। कोई आम इंसान इंटरनेट पे कोई अच्छी या बुरी चीज़ों को अपलोड भी तो नहीं करेगा। ये सब के सब पढ़े हुए लोग हैं, सब के सब अच्छे लोग हैं। किसके लिए वो बना रहे हैं? बेचने के लिए बना रहे हैं। उनको पता है ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। अभी किसी फिल्म स्टार की भी बात आई थी कि अपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग जो बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं वही इन चीज़ों में लिप्त हैं। क्यों? जबकि उनको ये समाज बहुत सम्मान देता है। वो क्यों लिप्त है? सिर्फ पैसे के लिए, कि पैसा कैसे भी आना चाहिए, किसी भी तरह से आना चाहिए। तो यहाँ शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षा ज़्यादा घातक हो रही है, क्योंकि एक अशिक्षित इंसान कुछ हद तक नैतिक होता है और वो डरता है, भगवान से डरता है, अपने कर्मों से डरता है, आने वाले भविष्य में क्या गतिविधि होगी, क्या गति उसको झेलनी पड़ेगी, उससे डरता है। पढ़ा लिखा इंसान तो सब कुछ पढ़ लिया है, उसने ये भी पढ़ लिया है कोई भाग्य नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई नर्क नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, जैसे चाहूँ बच जाऊँगा। तो वो तो किसी से भी नहीं डरता है, तो वो निडर होकर कार्य करता है। आप जरा सोचिए कि भारत में जितने बड़े घोटाले हुए, कोई गाँव का किसान ने किया? क्या किसानों ने घोटाले किए हैं अरबों खरबों के? स्विट्ज़रलैंड के बैंकों को अमीर करने वाले क्या भारत के किसान हैं? नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। शिक्षा की कोई कमी नहीं है, नैतिकता की कमी है और मन की शांति की कमी है। मन की जब शांति भंग होती है, जब इंसान बेचैन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा अनैतिक होता है। मन की शांति के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। नैतिकता की ज़रूरत क्यों है? आत्मिक बातों की ज़रूरत, नैतिकता या अच्छी बातों की ज़रूरत क्यों है? ताकि मन शांत रहे, हम जानें कि सही क्या है, गलत क्या है। आप सोचिए एक बात, 5-5.5 हजार वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद लगभग जितने भी अनैतिक लोग थे उस समय उस धरती पर, वो सारे के सारे मारे गए। जो दोनों सेनाओं में जहाँ कहीं भी गलत थे सब के सब धीरे धीरे मारे गए। पूरा नरसंहार हो गया, सारे लोग खत्म हो गए, सारे योद्धा मारे गए, खत्म हो गए। ठीक है, 5.5 हजार वर्षों के बाद, उस महाभारत के युद्ध के बाद भारत में कोई संविधान नहीं था, कोई नियम कानून नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि एक छत्र राज था किसी का, छोटे छोटे रियासतों में पूरा भारत बटा हुआ था। आखिर क्या कारण हुआ कि मुगलों के आने से पहले और अंग्रेज़ों के आने से पहले, या किसी भी हमलावर जिनका इतिहास पिछले 1000 वर्षों का है, 1000 वर्ष से पहले यानी कि 5.5 हजार वर्ष के बाद और लगभग 1000 वर्ष से पहले, यानी कि बीच का जो कालखंड है लगभग 2-3 हजार वर्षों का, उस समय भारत का स्वयं का कोई संविधान नहीं था, लेकिन भारत विश्वगुरु भी बना, भारत विश्व में सबसे अमीर भी बना, भारत में सबसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ भी खुले, सब कुछ हुआ। बुद्ध महावीर जैसे महारथी सारे के सारे लोग यहाँ पे आए और महान महान विभूतियाँ भारत में जन्म लेती हैं और भारत का उत्थान होता है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग, चाणक्य जैसे लोग आए। कहाँ से आ रहे हैं? जबकि संविधान नहीं है, एक छत्र शासन भी नहीं है, लेकिन कारण एक था, महाभारत के युद्ध में लोगों ने देख लिया था, सुन लिया था कि अनैतिकता के कारण से जब तुम गलत राह पे चलते हो तो कैसे तुम्हारा समूल नष्ट होता है। धृतराष्ट्र की पूरी कथा सारे लोगों को पता थी। दंत कथाओं में, हम किताबें नहीं पढ़ते थे, हम ज़ुबानी बातों को कहते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे। हर बच्चा सुनता था कि रावण ने जो किया देख लो, सोने की लंका में आग लग गई, समूल नष्ट हो गया, सारी वंश परंपरा उसकी खत्म हो गई। जो कंस ने किया उसका भी देख लो कि अपने पिता के साथ अनैतिक हुआ तो क्या हुआ।
अपनी बहन के साथ अनैतिक हुआ तो क्या हुआ। दुर्योधन की कथा देख लो कि जिसका साम्राज्य चारों तरफ था वो कैसे समूल नष्ट हो गया, 99 भाई मर गए। सब लोगों ने सुना और देखा। उस एक बड़े घटना के कारण से लोग न चाहते हुए भी नैतिक हो गए थे, क्योंकि उनको पता था अगर मैं गलत करूंगा मेरा भी हश्र वैसा ही होगा जैसे दुर्योधन का हुआ, जैसे कर्ण का हुआ, जैसे कंस का हुआ, जैसे जरासंध का हुआ, मेरे साथ भी यही होने वाला है। तो वो घटना इतनी ताज़ा थी कि लोग न चाहते हुए भी नैतिक हो गए। मगर 1000 वर्ष की गुलामी के दौरान अंग्रेज जब आए, मुग़ल जब आए, तो धीरे धीरे करके इन सारी बातों को, हमारे ग्रंथों को उन्होंने मिटाया, ख़त्म किया और लोग को अनैतिक बनाने के लिए वैश्यावृत्ति की शुरुआत उन्होंने की, शराब नशा करने की शुरुआत उन्होंने की, लोगों को अनैतिक कैसे बनाया जाए उन सब के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। समाज को आपस में बांटना शुरू कर दिया, भेदभाव, जाति, धर्म, अधर्म के नाम पर और कई तरह की चीज़ों में। यानी कि भारत को पिछले 1000 वर्षों में पूरे जनरेशन को ख़राब करने की सारी साजिश की गई, जिसमें बहुत हद तक वो सफल भी हुए। और आज भी भारत की जो शिक्षा नीति है, भारत की किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है? भारत की किताबों में पढ़ाया जा रहा है अकबर द ग्रेट। अकबर ग्रेट कैसे हो सकता है? सिकंदर महान कैसे हो सकता है, जो हमारे देश में हमला करने आया था? हमारे देश का जो दुश्मन है वो महान कैसे हो सकता है? पढ़ाया जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो तो यही कहेंगे कि लूटपाट करो, मारो, अच्छी बात है। यानी हमलावरों के लिए हमारे हृदय में सम्मान जगाया जा रहा है। तो हमारे बच्चे भारत के सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा पसंद करेंगे या अंग्रेज़ों को ज़्यादा पसंद करेंगे? हमारे बच्चे चाणक्य को ज़्यादा पसंद करेंगे या सिकंदर को ज़्यादा पसंद करेंगे? क्योंकि महिमा मंडन तो सिकंदर का हो रहा है, महिमा मंडन तो अकबर का हो रहा है। तो आप देख लीजिए इन सिलेबस को बनाने वाले लोग कौन हैं? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से जब अनैतिक हो गया है और अनैतिकता को ही परोसा जा रहा है, तो आप इस समाज से क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चे नैतिक हो जाएंगे जब माता पिता खुद ही अनैतिक हैं? तो ये होना है। अब दूसरी रही बात कि पहले के समाज में कहते थे कि आज से लगभग 25-30 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, पहले लोग कहते थे, माता पिता ये सोचते थे कि बच्चों को गलत लोगों से मिलने ना दो, गलत लोगों के संसर्ग में बच्चे ना आए, यानी कि गलत संस्कार ना पड़ जाए उनके अंदर। आज की स्थिति क्या है? किसी भी गलत व्यक्ति के संसर्ग में बच्चों को आने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके घर में मोबाइल है, आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है, आपके घर में बिन चाहे सारी तरह की गलत गतिविधियाँ, आपके घर में टीवी है, टीवी सीरियल्स चल रहे हैं। टीवी सीरियल्स में क्या दिखाया जा रहा है? टीवी सीरियल्स की हालत ऐसी है, अफेयर्स कैसे किए जाते हैं, एक स्त्री के कितने अनेकों अफेयर हो सकते हैं, एक पुरुष के कितने अनेकों अफेयर हो सकते हैं, ये सब क्या है? पहले तो आप किसी व्यक्ति से डरते थे और बच्चों को मिलने नहीं देते थे। आज की स्थिति है, माता पिता खुद बैठकर उन्हीं अनैतिक कहानियों को बैठ के सुन रहे हैं, और जो सालों साल वो टीवी सीरियल चल रहे हैं और खूब पॉपुलर हो रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो जो खुराक दे रहे हैं, मेंटल खुराक, आपके बच्चों के अंदर दीमक का काम कर रहा है वो खुराक। तो आप क्या खुराक दे रहे हो? वो आंखों से भी देख रहे हैं, वो कानों से भी सुन रहे हैं, और भोजन भी आप क्या दे रहे हो? आपने जंक फूड देना शुरू कर दिया। जितने भारत के मेट्रो सिटीज़ हैं, सारे बड़े शहरों में आजकल बच्चे क्या खा रहे हैं? चिप्स खा रहे हैं, आजकल बच्चे नूडल्स खा रहे हैं, आजकल बर्गर खा रहे हैं। ये सब क्या है? ये वो जंक फूड है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले मना कर दिया था कि बारीक पिसा हुआ जो आटा है वो नुकसानदेह है। उसको मैदा उन्होंने नहीं कहा, बारीक आटा बोला। बारीक आटा के लिए हमारे ग्रंथों में मना ही है, लेकिन आप वही खिला रहे हो। जब वो खाना खिलाओगे जिससे कि किसी के भी शरीर में कॉन्स्टिपेशन पैदा हो, जिससे कि किसी के शरीर में गर्मी पैदा हो, उत्तेजना पैदा हो, तो फिर वो बच्चा नैतिक नहीं हो सकता है। आपको खुराक चेंज करना पड़ेगा, आपको ऐसा भोजन देना पड़ेगा जो सात्विक हो। सात्विक भोजन करेगा तो सात्विक विचार आएंगे, सात्विक विचार आएंगे, सात्विक कर्म करेगा, सात्विक कर्म करेगा तो अपराध नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा तो जुवेनाइल कोड्स भरेंगे नहीं। लेकिन खुराक हम अनैतिक और तामसिक दे रहे हैं, बातें हम तामसिक भर रहे हैं, विचार हम तामसिक भर रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे नैतिक होने चाहिए। एक प्रश्न है स्वामी जी जी कि हम लोग के यहाँ गरम मसाला का चलन बहुत ज़्यादा है। क्या गरम मसाला का प्रभाव भी बच्चों के मानस पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, मनुष्य के मानस पर पड़ता है। गरम मसाला क्या बच्चों को अपराधी प्रवृत्ति प्रदान करती है? इसके बारे में थोड़ा विचार दिया जाए। भगवान प्रकृति एक खास समय पर
जब बच्चे की उम्र 13, 14, 15 साल की होती है तो प्रकृति खुद उसके अंदर अग्नि तत्व को बढ़ा देती है, यानी कि उसके अंदर तामसिक प्रवृत्तियाँ, वासनात्मक प्रवृत्तियाँ जागती हैं मूलाधार चक्र के जागने से। ये तो प्रकृति खुद करती है, लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि संतति की उत्पत्ति के लिए प्रकृति उस तरह के केंद्र को जगाती है। तो स्वतः प्रकृति अग्नि की प्रकृति को बढ़ा रही है, उसके अंदर उत्तेजना तो आ ही रही है, लेकिन ऊपर से आप ऐसा खुराक दे रहे हो जो उसकी उत्तेजना को और बढ़ा दे, तो फिर वो उत्तेजना को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यहाँ क्या करना है, उसकी उत्तेजना तो प्रकृति बढ़ा रही है मूलाधार चक्र को जगाकर, आप उसकी उत्तेजना को कम करने के लिए कंट्रोल करने की कोशिश करो। यानी कहीं आग लगी हुई है तो आग पे आप घी ना डालो, आग में तेल ना डालो, आग में पानी डालो। जब पानी डालोगे तो धीरे धीरे आग जब धीमी होगी तो कंट्रोल होगी। तो आपके भोजन में गरम मसाला या किसी भी तरह का कोई भी मसाला जो उसके अंदर की उत्तेजना, बेचैनी को और मन की अशांति को बढ़ाने वाला है, उस पर कंट्रोल करें। मैं बहुत परिवारों में देखता हूँ लाल मिर्च पाउडर खाते हैं, खूब मसाले पड़ते हैं उनके सब्जियों में, और कहते हैं मैं तो बिल्कुल शाकाहारी हूँ, हमारे घर में तामसिक भोजन नहीं बनता, मांसाहारी नहीं बनता है, हम सब शाकाहारी हैं। मैं आपको एक घटना बताऊँ, मैं एक ध्यान केंद्र में गया था और वहाँ पे सब लोग, अच्छे लोग, करीब 20-22 लोग आए थे सभी ध्यान करने के लिए। और मैंने जब पता किया प्रबंधक से तो उन्होंने ये कहा कि हमारे ध्यान केंद्र में जो खाना बनता है वो लहसुन प्याज के बिना खाना बनता है। ठीक है, मैंने पूछा क्यों नहीं खिलाते हैं? इसलिए नहीं खिलाते ताकि वो उत्तेजना ना बढ़ा दे। मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे भी लगा कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ दिन रहा और रहने के बाद जब मैंने देखा कि वहाँ की सब्जियों में लहसुन प्याज तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन खूब जमकर तेल मसाले पड़ रहे हैं। लहसुन प्याज नहीं है, तेल मसाले खूब पड़ रहे हैं। और उनको ये भी समझदारी नहीं है कि तेल मसाले भी इंसान के अंदर उत्तेजना बढ़ाते हैं, केमिकल रिएक्शंस को गति देते हैं और ज़्यादा बढ़ावा करते हैं। तो लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, लेकिन गर्म मसाला और ढेर सारे मसाले और ढेर सारे तेलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने ये देखा लोगों में कि उनका एक नियम था कि आधे 1 घंटे आपको ऐसे बैठना है ध्यान में कि बिल्कुल आपके शरीर में कोई हलन चलन ना हो, बिल्कुल शरीर शांत मूर्तिवत, हाँ, पत्थर की तरह बैठना है। मगर मैंने सभी लोगों को देखा कि कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं, 1 घंटे तो दूर की बात है, आधे घंटे भी चैन से नहीं बैठ पा रहे थे। कभी सर हिल जाता था, कभी हाथ हिल जाता था, कभी पैरों का पोजीशन को बदल देते थे, सभी लोग कर रहे थे। तो मैं यही समझा कि भाई देखो, आप क्या कर रहे हो, ध्यान भी करा रहे हो। ध्यान कराना यानी मन की शांति कराना, मगर शरीर की उत्तेजना को बढ़ाने के लिए आपने बहुत सारे तेल मसालों का भी इस्तेमाल कर दिया है। जबकि वहाँ पे भोजन ऐसा बनना चाहिए था, बिल्कुल उबला हुआ भोजन। सात्विक भोजन का अर्थ ये होता है कि भोजन ही हो, सब्जी ही हो, मसाले ना हो। सही बात। आप सब्जी खा रहे हो या मसाले खा रहे हो, हाँ। तो बच्चों के ऊपर भी ये चीज़ें जो हैं, हमारे पूर्वजों में जो हमारे गुरुकुल परंपरा थी, उस गुरुकुल परंपरा में यही चीज़ें सिखाई जाती थी बच्चों को। बच्चों को ब्रह्मचर्य के दौरान ही, बचपन में जब उनके अंदर की उत्तेजना बढ़ेगी, प्रकृति माता जब अग्नि तत्व को बढ़ाएगी, उससे पहले ही बच्चों को सिखा दिया जाता था मन को कैसे शांत करना है, अपने शरीर की उत्तेजनाओं को कैसे कम करना है, कैसे ध्यान के प्रयोग करना है। ध्यान के प्रयोग को उनको बचपन में सिखा दिया जाता था। भगवान बुद्ध की चर्चा आती है ग्रंथों में कि वो करीब 5-6 साल के थे, तभी उनके घर में एक गुरु आते थे और ध्यान सिखाते थे उस बच्चे को। यानी कि जिस समय उसके अंदर अग्नि का विस्फोट होगा, उससे पहले ही अग्नि शांत करने की कला उसको पहले सिखा दी गई। यानी कि आज जो किशोरियों के द्वारा बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं कि वे किसी किशोर के साथ भाग जा रही हैं, किसी लड़के के साथ भाग जा रही हैं, इसमें भी भोजन का स्थान है। बिल्कुल, आहार का स्थान है। अब आहार कैसे? आप तो मुख से लेंगे भोजन के रूप में, आँखों से लेंगे दृश्य के रूप में, कानों से लेंगे श्रवण के रूप में, या चिंतन के रूप में लेंगे। तो ये सब आहार जो है, अगर आहार आपका तामसिक है, भड़काने वाला है, फिल्म कोई देख लिया, टीवी सीरियल कोई देख लिया, उसमें वही सीन चल रहे हैं, कानों में सुन लिया वही चीज़ें, घर में माता पिता वही बातें कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं तामसिक भोजन तमस को बढ़ाने के लिए, तो निश्चित तौर से उसके अंदर अग्नि तत्व बढ़ेगी। और अग्नि तत्व के बढ़ने से उसके मन में अनेकों तरह के उद्वेलित कर देने वाला उग्र विचार उत्पन्न होंगे। और वो उग्र विचार ऐसे होंगे
कि वो एक बच्चा या बच्ची कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उस आवेग में, उस वासना के आवेग में वो बह जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा और बाद में उन्हें पछतावा होगा कि ये क्या कर दिया हमने। लेकिन तब तक समय निकल चुका होगा और उस बच्ची के या बच्चे के जीवन में पछतावा के सिवा और फिर साथ में माता पिता के जीवन में पछतावा के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो बाद में पछताने से बेहतर है शुरुआत में ही खुराक पे ध्यान दें, आहार पे ध्यान दें। गर्म पेय भी आ सकता है इसमें, चाय के बारे में कुछ बताया जाएगा? चाय की तो हालत ऐसी है कि अगर आपने बचपन से बच्चों को चाय पिलाना शुरू कर दिया तो चाय शरीर को सुखा देती है, कॉन्स्टिपेशन बनाने में सहयोगी बनती है, और जो बच्चे जिसका पेट साफ़ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं, वो बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। और ज़िद्दी बच्चे नैतिक नहीं हो पाते, क्योंकि आप अच्छी बात सिखाओगे वो कहेंगे हम सुनेंगे नहीं। आप कुछ भी कहोगे यानी माता पिता के खिलाफ ही जाते हैं वो। तो आपके पेट में अगर टॉक्सिन्स है, गंदगी है और पेट की सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है तो समझ लीजिए उस बच्चे के पेट में सिर्फ गंदगी नहीं, उसके दिमाग में भी गंदगी चली जाती है, विचारों की गंदगी, और वो गंदगी ऐसी होती है कि उसके दिमाग को ख़राब कर देती है और अंत में उसके शरीर को भी ख़राब कर देती है, और अनैतिक तो उसको बना ही देती है और ज़िद्दी तो बना ही देती है। इसका मतलब कि अगर बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में जगाया जाए, बच्चों को सुबह में भरपेट पानी पिलाया जाए, बच्चों को सात्विक भोजन दिया जाए, तो हम इस अपराध पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा सकते हैं। आज जो बाल अपराध हैं जी, उसका जो रोक है, हम उसे बाल सुधार गृह में नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारी घटनाएं जो घट रही हैं ये मन की बेचैनी के कारण से और तन की बेचैनी के कारण से घट रही है। जो भी गतिविधि आपके मन को या आपके बच्चों के मन को शांत करती है उस गतिविधि को आप अपनाएं। जो भी विचार उनके मन के अंदर की उत्तेजना को बढ़ा देती है, जो भी विचार उसके मन के अंदर की उत्तेजना को बढ़ाता है उसको कम करें। सात्विक विचार, सात्विक भोजन दें, सात्विक दृश्य को देखें। घर में हो सके तो ज़रूरत पड़े टीवी बंद कर दें, वैसी बातें ना करें, वैसे मजाक ना करें, क्योंकि आपके लिए मजाक है लेकिन उनके लिए बहुत गहरी छाप छोड़ देती है वो बातें, जो उनके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती हैं, जिसके कारण से बाद में आपके जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। मन की शांति को बढ़ाने के लिए आप जो कुछ भी अच्छी गतिविधियां हैं सब कुछ करें। मैं आपको बताऊं, आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूं। मुझे एक जेल से, एक वहाँ के अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, कारागृह से। कारागृह को सुधार गृह भी कहते हैं। तो जेल के जो अधिकारी हैं, जेलर हैं, वो कह रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे जेल में 2 गुट कैदियों का जो 2 गुट था वो आपस में बहुत लड़ाई किया, और वो लोग लड़े, और लड़ने के कारण से जब बीच बचाव करने हम लोग गए तो पुलिस वालों को भी उन्होंने मारा, मुझे भी मारा, यानी जेलर साहब को भी मारा, और पुलिस वाले भी जख्मी हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कैदी भी जख्मी हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, और जेलर साहब भी जख्मी हुए और हॉस्पिटल में भर्ती हुए। तो जेलर साहब ये कह रहे थे कि स्वामी जी, अब समस्या ये है कि अपराध इन्होंने बाहर किया तो उसकी सज़ा तो इनको मिल रही है जेल में लाके, लेकिन अब जेल में जो अपराध कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उसकी सज़ा हम क्या दें, क्योंकि सज़ा तो निश्चित हो गई है, अब उन्हें फांसी तो दे नहीं सकते हैं, अब क्या करें। तो वो भी निडर हो गए हैं और वो अपने जेल में ही हमारे लिए ही समस्या बने हुए हैं। यानी कि जेलों का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है सुधार गृह के रूप में, जेलों में भी। तो अब समस्या ये है कि क्या जेल की बिल्डिंगें इंसान के मन को शांत कर देंगे? आपके या किसी भी कैदी के मन को शांत करने के लिए उसके मन की बेचैनी जहाँ से बढ़ती है, चिंतन से, मनन से, ध्यान से, सात्विक भोजन से, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। उसके मन की बेचैनी बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन मन की शांति के लिए आप क्या कर रहे हैं? जेलों में भी सत्संग, प्रवचन जैसे कार्यक्रम होने चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, पौराणिक ग्रंथों के प्रसंगों को सुनाना चाहिए, बताना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो इसके परिणाम क्या होंगे, अच्छे परिणाम, बुरे परिणाम क्या होंगे। सुधार गृह सिर्फ तन को बांध देने से सुधार गृह सफल नहीं होगा, मन को भी पवित्र और शांत करना पड़ेगा, तभी सुधार गृह का मकसद पूरा होगा। तो आहार तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। तो बच्चों के अंदर जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसके पीछे बहुत हद तक बड़े भी जिम्मेदार हैं। बड़े अपने ऊपर चिंतन मनन करना शुरू कर दें, और समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है,
समाज में सबका योगदान होता है, हर वर्ग का योगदान होता है। हर वर्ग, शिक्षक हो, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे अभिभावक हों, स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, सभी अपना अपना योगदान देंगे, तब जाकर समाज बेहतर बन पाएगा। तो अकेले हम सिर्फ इल्ज़ाम ये नहीं लगा सकते कि बच्चे अपराधी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज के बड़े भी अपराधी हो रहे हैं, और इन अपराध के पीछे मन की अशांति ही कार्य कर रही है। तो मन की शांति और तन की शुद्धि पे काम करना शुरू कर दें, धीरे धीरे समाज बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कल्याण हो।